हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। क्लास 12 के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कल हम लोग कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। हमने इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को लाना शुरू किया था और लाते लाते हम मिरर के पीछे तक ऑब्जेक्ट को ले गए थे। ये हमने कैसे किया था? तो ये हमने किया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट से कि रेज अगर मान लीजिए कहीं से आ रही हैं, ये कैसे भी हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट के। जैसे प्लेन मिरर के सामने मान लीजिए हमने कुछ ऑब्जेक्ट रखा, ये यहाँ से रे निकला ऐसे गया, ये यहाँ से रे निकला ऐसे गया। हमने कहीं भी मिरर लगा दिया तो मिरर ऐसा लगाया कि वो इंटरसेक्ट करता हुआ लगेगा वहाँ पे, है कि नहीं? तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को हमने थोड़ा सा देखा था और डिटेल में हम आगे उसके बहुत सारे केसेस की बात करेंगे। हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसमें जब हम ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ हमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी, पर बाकी पैटर्न क्योंकि हमारे पुराने क्लासेस से रिलेटेड थे तो उन्हें समझने में हमें कोई खास दिक्कत नहीं आई थी। जहाँ दिक्कत होगा वो चीज़ें बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की जाएंगी, तो आप उसकी चिंता ना करें, क्योंकि वो हमें भी पता है कि यहाँ आपको दिक्कत आ सकता है। पर चीज़ों को धीरे धीरे ले चलना है, धीरे धीरे इसे समझना है, बहुत ज़्यादा जल्दी में हमें नहीं रहना है। हालांकि जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसे बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देने वाले, पर जो नई नई बातें आएंगी उसे हम धीरे धीरे समझेंगे। और ऑप्टिक्स एक दिन पूरा कंप्लीट होगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक दिन पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि एक ही बात बार बार रिपीट हो रहा है। जो हमने कल देखा था वो बार बार रिपीट होगा, एक बार और आएगा, फिर आपको लगेगा कि एक बार और आया, तो वो कंसेप्ट वही रिपीट होते रहता है। तो एक बार में, दो बार में, तीन बार में, इसलिए ऑप्टिक्स में पेशेंस भी रखा जा सकता है। ऐसे तो सारे टॉपिक्स में रखा जा सकता है, पर ऑप्टिक्स में भी रखा जा सकता है। तो कल हमने पैटर्न्स की भी बात करी थी, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम एक स्पीड से भी लाएं तो इमेज का स्पीड चेंज होगा और इमेज का साइज भी चेंज हो रहा था। तो हमें अगर और डिटेल्स में जाना है, अगर कन्वेक्स मिरर का भी देखना है, कनकेव के और डिटेल्स में जाना है, थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल बनाना है, तो हमें एक टर्म पढ़ना चाहिए। हमें एक कह सकते हैं कि एक कंसेप्ट पढ़ना चाहिए जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है? और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते पढ़ते चलिए आज हम एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। फिर कल हमने जो पढ़ा था उसको एक बार देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, उससे कुछ पैटर्न्स लाएंगे और उसी पैटर्न को कॉन्वेक्स मिरर में जब पुट कर देंगे तो हमें पूरी जानकारी जो है मिरर्स की, क्योंकि प्लेन हमने पढ़ा है लगभग, हमने कनकेव कल देखा, और कन्वेक्स अगर हम पढ़ लेंगे तो मिरर की पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो चलिए एक कंसेप्ट शुरू करते हैं जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। क्या मतलब होता है मैग्निफिकेशन वर्ड का? तो मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब यही होता है कि कितना बड़ा बना इमेज। अब सोचिए, मैं अगर कहता हूं कि मैं किसी को कहता हूं कि तुम सच बोल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे झूठ का बात अपने आप आ जाता है। मैं कह देता हूं कि तुम गलत हो, तो वहां पे सही का बात अपने आप आ जाता है कि सही भी होता होगा तभी हम उसे गलत कह रहे हैं, ठीक है? तो कुछ सही होता होगा। तो उसी तरह हम बोल रहे हैं कि मैग्निफिकेशन, तो बड़ा बनाने का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन छोटा भी इमेज बन जाता होगा तो उसका काम भी हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन बोल के हम चलाएंगे, उसका काम भी। तो बड़ा बने, छोटा बने, ऑब्जेक्ट के बराबर बने, ये जो इमेज वगैरह बनते रहता है इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। मतलब ऑब्जेक्ट के मुकाबले हम इमेज को अगर कंपेयर करें, हम उसकी तुलना करें कि अच्छा बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, क्योंकि बड़ा बनेगा तो बोलेंगे मैग्नीफाइड इमेज, छोटा बनेगा तो बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज, छोटा बना है, कम हो गया है, ठीक है? तो बड़ा छोटा का जो कंसेप्ट है, कंपैरिजन का जो कंसेप्ट है, उसको पूरा करने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम जिस कंसेप्ट का यूज करते हैं उसका नाम है मैग्निफिकेशन। उसका नाम है मैग्निफिकेशन। यहाँ पे तो हम बहुत सारे कंसेप्ट बनाते थे क्लास 10 में, पर अभी हम इसके डेफिनेशन में पहले जाएंगे और फिर इससे कुछ जो बातें हमेशा के लिए लागू है, क्योंकि 10 के लिए कुछ ट्रिक्स भी हम बना लेते थे। 10 के लिए हम ये सब भी कर लेते थे कि हाँ ऐसे याद रख लेते थे कि 1 बड़ा छोटा ये सब, पर यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे सारे केसेस सारी चीज़ों के लिए अवेलेबल है। तो चलिए मैग्निफिकेशन का पढ़ाई शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या है? तो मैग्निफिकेशन जो है उसका डेफिनेशन ये होता है,
हम एक्चुअली इसे क्यों बना रहे हैं? डेफिनेशन कोई भी चीज़ का बनता है तो इसलिए बनता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैग्निफिकेशन का जो हमने टर्म बनाया वो इसलिए बनाया कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम जरा तुलना कर सकें, जरा हम कंपेयर कर सकें कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा बना या बराबर बना है। हमने तुलना करने के लिए मैग्निफिकेशन को बनाया है। मैग्निफिकेशन का जो कंसेप्ट लाए हैं वो हम तुलना करने के लिए लाए हैं। तो किससे तुलना करना चाहते हैं? ऑब्जेक्ट से तुलना करना चाहते हैं। किसका तुलना करना चाहते हैं? इमेज का तुलना करना चाहते हैं। तो मैग्निफिकेशन तुलना है, रेशियो है एक तरह का। हम कहते हैं कि वो हमसे दुगना तेज हो सकता है, कहेंगे तो वो 1000 गुना अच्छा चीज़ है, ऐसे हम लोग बोल देते हैं। तो तुलना करते हैं तो दुगना तिगुना आ जाता है, रेशियो आ जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा ये कभी चेंज नहीं होगा। फॉर्मूले चेंज होते हैं, चीज़ बदल जाएगा, फॉर्मूला में कभी प्लस आ जाएगा, कभी माइनस आ जाएगा, फॉर्मूला कभी उल्टा हो जाएगा, कभी उल्टा हो जाएगा। पर जो डेफिनेशन है, मैं कुछ भी यहाँ लिख दूँ, अभी हम पढ़ रहे हैं कनकेव मिरर, कल को हम पढ़ने लग जाएंगे कन्वेक्स मिरर, अगला दिन कभी पढ़ने लग जाएंगे लेंस, कभी हम पढ़ने लग जाएंगे पैराबोलिक मिरर, कभी हम कुछ भी पढ़ने लग जाएंगे। पर ये जो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होगा ना, वो कभी चेंज नहीं करेगा। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन देखते हैं, इसके फॉर्मूले भी हम लाएंगे, फॉर्मूला चेंज करेगा, फॉर्मूला बदल सकता है, पर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन नहीं बदल सकता है। फॉर्मूला हम थोड़ा आज इंट्यूटिव तरीके से लाएंगे, डिराइव करके नहीं लाएंगे, लेकिन किसी दिन ऐसा भी अगर हमें फुर्सत मिलेगा और हम थोड़ा मूड में होंगे कि डिराइव चलिए आज कर लेते हैं, तो डिराइव कर लेंगे। मैंने आपको बताया है कि 3 महीने स्पेशली नवंबर से लेकर फरवरी तक आपके बोर्ड के तैयारी के लिए रखे गए हैं। तो हम बोर्ड की बातें वहाँ बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत डिटेल में चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तो हमारा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हम लिखना सीखेंगे, हम अपना राइटिंग पे वर्क करेंगे, 4-5% नंबर कैसे बढ़ेगा, ये सब सारी तरह की वीडियोज़ और जानकारी आपको दी जाएगी। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या था? मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है? मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन तो हो ये सकता है, क्योंकि हम कंपैरिजन करने के लिए बनाए, ये रेशियो हो सकता है, और ये रेशियो लिया गया HI/HO, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और इसी को मैग्निफिकेशन हम स्मॉल m भी लिख ही देते हैं, तो स्मॉल m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन HI/HO। और ये क्या है? ये मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है। अगर हम कभी फंस जाएंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा इससे काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है। किसी फॉर्मूले से हमारा काम उस समय नहीं चलेगा। फॉर्मूले से हम बहुत अपने कंसेप्ट नहीं सुलझा सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लाई जा सकती हैं। तो m बराबर HI/HO मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और इसकी पढ़ाई के जरिए, इसको जान करके हम आगे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो देखिए, अब हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। तो हमने देखा था कनकेव मिरर में कि कभी छोटा इमेज बनता है, कभी बड़ा इमेज बनता है, कभी बराबर इमेज बनता है। तो मान लीजिए बड़ा इमेज बन गया, बड़ा इमेज बन गया, ऑब्जेक्ट छोटा रखा हमने, ऑब्जेक्ट चुनी मुनी रखा और इमेज बड़ा बन गया। तो क्या मतलब निकलेगा? तो ये टर्म ज़्यादा हो जाएगा, ये टर्म कम हो जाएगा, यानी उस समय हो जाएगा m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1। और m ग्रेटर देन 1 का मतलब होगा मैग्निफाइड इमेज। ये वर्ड्स ध्यान देने हैं, वर्ड्स आपको ऐसे ही लिखने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। साइंस का जो लैंग्वेज होता है, हम इंग्लिश का लैंग्वेज, SST का लैंग्वेज सिंपल रखते हैं, पर साइंस का जो लैंग्वेज होता है वो साइंटिफिक होता है। अगर आप चीज़ों को लिखेंगे लार्ज इमेज, तो टीचर को लगेगा कि इसे पता तो है पर इसने पढ़ा नहीं है, ठीक है, वो ऐसा लगेगा उसे। तो आप उसे ऐसा वर्ड दें जो साइंटिफिक हो, जो साइंटिफिक लगे, ठीक है। तो m ग्रेटर देन 1 का मतलब है मैग्नीफाइड इमेज, m ग्रेटर देन 1 का मतलब है मैग्नीफाइड इमेज। उसी तरह तो देखिए ये हमने पढ़ा, उसी तरह हम बहुत सारी बातें ला सकते हैं, पर ये हमने पढ़ा, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें इसी की कट कॉपी पेस्ट कर देंगे, हो जाएंगी। तो m ग्रेटर देन 1 हमने लिखा, मतलब कि हम समझ गए कि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, यानी इमेज मैग्नीफाइड हुआ है।
अगर कभी हमें बोल दिया गया कि मैग्नीफाइड इमेज है, तो क्या हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि m ग्रेटर 1 होगा? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये दोनों बातें एक दूसरे की उल्टी पुल्टी हैं और दोनों की दोनों सही हैं, ठीक है। सोचिए, अब इमेज अगर छोटा बन गया तो m इज लेस देन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। m 1 से छोटा हो जाएगा। m 1 से छोटा होने का मतलब ये होगा कि अब जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा है, तो इसे हम लिखेंगे डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज मतलब कि छोटा इमेज अब बन रहा है। अब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा इमेज नहीं बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। और सोचिए m बराबर 1 भी तो हो सकता था। क्या ये कहीं होता था? ये कहाँ होता था? ये होता था कनकेव मिरर में, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे ऑब्जेक्ट को, तो उस समय ये होता था। ये तब होता था जब हम प्लेन मिरर के सामने इमेज को रखते थे, तो उस समय भी m बराबर 1 होता था। तो ये m बराबर 1 हो गया, तो ये हो गया सेम एज द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट, या इमेज इज ऑफ सेम साइज। सेम साइज ही लिखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, सेम साइज। तो m बराबर 1, m ग्रेटर 1, m लेस देन 1। तो कभी अगर हमें दिया रहे कि मैग्निफिकेशन 4/3 है, मैग्निफिकेशन 4/3 है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब कि इमेज मैग्नीफाइड है। मैग्निफिकेशन 3/4 है, 1 से छोटा है, यानी इमेज छोटा बना है, ठीक है। कभी कभी वो बोल देंगे कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले 3 गुना बड़ा है, ऐसे वो बोल देंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन में लिख देंगे द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इज 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मुकाबले 3 गुना बड़ा इमेज बना है, ऐसा वो बोलेंगे। तो आपको समझ जाना है कि m बराबर 3 है। m बराबर 3 का मतलब ही ये है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज 3 गुना बड़ा बना है। ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज 3 गुना बड़ा बना है, m बराबर 3 का ये मतलब है। कभी कभी अचानक से वो चेंज कर देते हैं, कभी कभी वो उल्टा पुल्टा कर देते हैं, वो लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट इमेज के मुकाबले 3 गुना बड़ा है। बच्चा लोग सोचता है कि अच्छा 3 गुना बड़ा लिख दिया, बड़ा मतलब मैग्नीफाइड, 1 से बड़ा 3 हो गया। नहीं, ऑब्जेक्ट 3 गुना बड़ा बोल दिया, तो जाहिर सी बात है इमेज तो 3 गुना छोटा हुआ ना, तो उस समय m बराबर कितना हो जाएगा? उस केस में m बराबर हो जाएगा 1/3, 1/3 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब यही सब निकलते रहता है कि m बराबर 1 का क्या मतलब है। m बराबर 1 का तो सीधा सा मतलब है कि उतना ही बड़ा इमेज। हाँ, m बराबर अगर लेस देन 1 आ जाए, इसका मतलब है कि छोटा इमेज, और m ग्रेटर 1 हो जाए, इसका मतलब बड़ा इमेज। ये हमें एकदम ध्यान से समझ के रखना है, हमें इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। क्लास 10 में हमने ये भी पढ़ा था कि मैग्नीफिकेशन रियल इमेज का हमेशा नेगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात 12 में आके कंसेप्चुअली कितना सच है और कितना गलत है, ये हम देखेंगे आगे चल के। आगे हमें ये धीरे धीरे पता चल जाएगा जब हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज वगैरह से खेलना शुरू करेंगे, तो वो हमें पता चल जाएगा। तो अभी फिलहाल में कनकेव मिरर में जो कल हमने पढ़ा था उसका इस्तेमाल करके चलिए एक फॉर्मूला लाते हैं इंट्यूटिवली। इसे हम बाद में डिराइव भी करेंगे, और डिराइव क्या करना आप खुद से भी कर लेंगे, पर अभी इसका इंट्यूटिवली एक फॉर्मूला लाते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें 10th का डेफिनेशन का भी यूज़ करेंगे कि रियल इमेज का मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होना चाहिए, कम से कम जितने केसेस हमने 10th में पढ़े थे उसके लिए, और वर्चुअल इमेज का जो मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा हम पहले के केसेस के लिए यूज़ करेंगे। बाद के केसेस के लिए अभी हम सस्पेंस बनाए रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसे खुद से सीखें, ऐसा नहीं कि किसी के बताने से हम सीखें। तो चलिए करते हैं, फॉर्मूला एक लाते हैं मैग्नीफिकेशन का। ये तो डेफिनेशन है, फॉर्मूले के रूप में यूज़ होगा, लेकिन चलिए एक फॉर्मूला लाते हैं हम खुद से निकाल के। तो याद करिए, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लाते थे नज़दीक, ऑब्जेक्ट को हम नज़दीक लाते थे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ता था कि घटता था? ऑब्जेक्ट को हम नज़दीक ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ता था कि घटता था? तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घटता था। हम क्यों कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घटता था? क्योंकि ये सब सारा देखने वाला हमारा पोल पे बैठा हुआ होता था, और पोल से वो इन्फिनिटी में, मतलब पोल से बहुत दूर है, फिर वो धीरे धीरे चलते 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 पोल के पास आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो घट रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घटता था नज़दीक आने पे, पर इमेज दूर होता था और बड़ा होता था। यानी दूर जाने पे
ऑब्जेक्ट के नजदीक आने पे इमेज दूर जाता था और मैग्नीफाई हो जाता था, बड़ा हो जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब हमने घटाया तो हमारा मैग्निफिकेशन बढ़ गया, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घटाने से इमेज डिस्टेंस बढ़ा और मैग्निफिकेशन बढ़ा, तो बोल सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमने फॉर्मूला लाया m बराबर v बाई यू। पर देखिए, आप अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो रियल इमेज इधर ही बनेगा, और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन 10 तक क्या होता था, कम से कम इन सब केसेस के लिए क्या होता था, नेगेटिव। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता था, नेगेटिव। पर देखिए, आप अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रियल इमेज की बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव और इमेज भी इधर ही बनेगा। रियल इमेज उधर नहीं बनेगा, तो रियल इमेज का इमेज डिस्टेंस भी क्या हुआ, नेगेटिव। तो ये दोनों नेगेटिव कट गए, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, पॉजिटिव। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात हम यहाँ अपने मर्जी से क्या पुट कर देंगे, माइनस। तो भाई पुट कर देते हैं, क्योंकि रियल इमेज का मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव आना चाहिए, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। और ये एक फॉर्मूला लाते हैं मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है रियल इमेज को, बाद में हम देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इमेजिन करें वो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वगैरह के केसेस को, तो वो वहीं पे आएगा, वहीं पे हम लोग उसकी बातें करेंगे। वो चिंता की बात नहीं है, वो सारी बातें कंप्लीट हो जाएगी। पर अभी मैंने 10 के क्लास के कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है, तो m इजिकल टू लिख सकता हूं मैं माइनस वी बाई यू, और ये आया फॉर्मूला। अगर इसे डिराइव करने की बात भी कर देना कोई, तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं कर लिया हमने। देखिए क्यों नहीं, क्योंकि मान लीजिए ये इमेज बना, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, हाँ ऐसा होगा, अगर ऐसा रहेगा तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जाहिर सी बात है, ये मान लीजिए ऐसे हमने बना लिया, ठीक है। अब ये क्यों नहीं पॉसिबल है, अभी पता चलेगा आपको। ये ऐसे तो हमने कल जो केसेस देखा था उसके हिसाब से पॉसिबल नहीं है, और ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखिए, हाँ आप थोड़ा सोच भी सकते हैं इसका रियल जवाब के लिए, हालांकि अभी हम वही देखने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। और ऐसे भी हमने जो डायग्राम पढ़ा था, डायग्राम बनाने के लिए उसमें ये रे यूज़ किया था हमने कि पोल पे आता तो अंदाज से उतना ही एंगल बना करके लौटा दीजिए। और ये 90-90 बराबर है, तो 90-90 अगर बराबर है तो इसका HI/HO अगर हम लिखना भी चाहते हैं, हाइट ऑफ इमेज हाइट, तो देखिए ये U है, मान लीजिए इतना दूर तक U है, तो इतना दूर तक तो V हुआ ना। तो ये देखिए HI/HO, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो डिस्टेंसेस होंगे वो भी तो सेम रेशियो में होंगे, और इसीलिए आ जाता था V/U। और माइनस आने के पीछे वही कारण दे सकते हैं, माइनस आने के पीछे वही चीज़। तो इसको डिराइव भी कर सकते थे हम लोग कि HI/HO तो खैर डेफिनेशन ही होता है, वो तो हम लोगों ने बनाया, और डेफिनेशन से हम लोग ला सकते थे V/U, और माइनस V/U भी साइन कन्वेंशन वगैरह पुट करके ला सकते थे। तो ये बराबर माइनस V/U हमारा फॉर्मूला आया। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला, ये जो हमने फिगर बना लिया अगर, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। हम ये डिराइव भी एक बार कर लेंगे अच्छे से, इसको लिख वगैरह करके हम एक बार डिराइव कर लेंगे। ध्यान से देखिए, पहले सोचिए ऑब्जेक्ट मैंने नज़दीक में रखा है, तो इमेज कब बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट नज़दीक में रखा है और इमेज और नज़दीक बन रहा है, तो छोटा बनेगा ना, क्योंकि ट्रायंगल तो जितना दूर ले जाइएगा ट्रायंगल में उतना बड़ा बड़ा साइड हटेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक है और इमेज को अगर बड़ा बनना है, तो जाहिर बात इमेज को दूर भी बनना होगा। ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक है, इमेज को अगर बड़ा बनना है, तो इमेज को दूर भी बनना होगा। और ऑब्जेक्ट अगर दूर है, इमेज को छोटा बनना है, तो इमेज को नज़दीक भी बनना होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, हम ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नज़दीक कर दिया और बड़ा इमेज नज़दीक में बना दिया। कैसे बनेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही फेल कर जाएगा, इसीलिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब बड़ा इमेज के लिए इमेज को दूर बनना होता है, जो डिस्टेंस बड़ा होगा उतना ही बड़ा ट्रायंगल बनेगा और उसका हाइट उतना ही। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर बड़ा है, यानी ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल बड़ा बना है, तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूरी पे है और उसका इमेज क्या होगा, जाहिर सी बात है इमेज अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा।
तो इस तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस का जो कंपैरिजन किया है हमने, वो हम करते हैं, वो हम उसकी बात करते हैं। आइए इसका डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं कि हम ये लाए कैसे, और इसे हम लिखेंगे कैसे, इसका डायग्राम वगैरह कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो डेरिवेशंस होते हैं वो बड़े बड़े डेरिवेशंस में हमारे काम आते हैं। फिर हमारा दिमाग चलता है कि अच्छा ऐसे होता है, तो ये हम बना लेते हैं। तो चलिए एक फ़ोटो बना लें सबसे पहले। तो ये हमारा कनकेव मिरर है, और ये मान लीजिए कि इसका F है और मान लीजिए कि इसका C है। हालांकि इन सब बातों से भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो मैंने बनाया है कि C और F के बीच में रखा है, तो एक रे ऐसे जाएगा और ये रे लगभग ऐसे ही लौट जाएगा। तो कहीं मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा इमेज बनता है, तो ये हो जाएगा HO। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हो गया HO, और ये जो हाइट आया इसे मैं लिख सकता हूँ HI। ये जो दूरी है ये V है, और ये जो दूरी है ये U है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये हम लोग लिख देते हैं जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं, लेट इन द गिवन डायग्राम, ऐसे करके हम लोग पूरा लंबा चौड़ा कहानी लिख देते हैं, जो कि आराम से आपको लिखने आता होगा इतना सारा एग्जाम देने का एक्सपीरियंस के बाद। और अगर नहीं आता है तो इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा आगे करेंगे, और वो बोर्ड के समय आप अभी चीज़ों को समझने की कोशिश करें थोड़े थोड़े। अगर आप एकदम बोर्ड के एस्पिरेंट हैं तो आप हल्का फुल्का एग्ज़ाम को लेकर के ये सब डेरिवेशंस याद करें और समझने का कोशिश करें, और थोड़े मोड़े जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बनाएं। समझने की कोशिश अभी ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आप समझ लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है, या ऐसा होता भी है, कि आपको लिखने ज़रूर आ जाएगा। तो आप अभी से ही लिखने की बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। हाँ, आप जितना कर सकते हैं उतना करें, पर समझने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि वो आप उसके अलावा भी अगर कुछ देंगे एग्ज़ाम वगैरह तो उसमें आपकी मदद कर देगा, वो जो समझदारी आता है हम लोग के अंदर। तो देखिए, ट्रायंगल नाम दे सकते हैं हम कुछ भी, ये तो पोल है ही, P नाम दे दिया। ये हम चलिए इसका A नाम दे देते हैं, B नाम दे देते हैं, इसका हम A डैश दे देते हैं, B डैश दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना नाम भी, कि AB का इमेज A डैश B डैश बना है। तो इन ट्रायंगल PAB एंड PA डैश B डैश हम लोग को दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम लिख सकते हैं कि HI/HO अगर हम लिखें, ये डेफिनेशन है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। HI/HO जो है वो कभी बदलने वाला नहीं है, ये हमेशा रहेगा। हम कैसा भी ये बदल जाएगा, -V/U बदल जाएगा, लेकिन हम कैसा भी मिरर ले लें, HI/HO कैसे भी बात कर लें, HI/HO बदलने वाला नहीं है। तो HI/HO को हम लिखते हैं। देखिए, हमने लिखा HI/HO, हमने ये लिखा, तो हमने इस ट्रायंगल का साइड लिखा, फिर इस ट्रायंगल का, तो फिर हम उसमें लिख सकते हैं ना = V/U। V/U साइन कन्वेंशन रखेंगे। साइन कन्वेंशन जैसे ही आप रखेंगे, HI क्या हो जाएगा, नेगेटिव -HI। देख रहे हैं हम डेरिवेशन में भी साइन कन्वेंशन की, ये कन्वेंशन फॉलो करना है, यही तरीका है। नीचे है तो आपको नेगेटिव लेना है, ऊपर है तो पॉजिटिव लेना है। इंसिडेंट के खिलाफ में गए हैं तो नेगेटिव लेना है। साइन कन्वेंशन पूर्वजों का बनाया हुआ तरीका है। तो HI/HO, HO तो प्लस है, = V। V लिखें कि -V लिखें, हमारे डायग्राम के हिसाब से -V जाएगा, और U लिखें कि -U लिखें, हमेशा तो अब नहीं कर सकते हैं, लेकिन -U। तो ये हो गया और ये कट गया, तो बचा HI/HO = -V/U। इतनी सी डेरिवेशन थी जो हम मिरर मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले का कर सकते थे। HI/HO को = -V/U हम ला सकते थे। तो ये हम ले भी आए, ये हमने डिराइव कर लिया। तो आइए अब हम कल के क्लास को थोड़ा याद करते हैं, और उसमें जो हम सीख सकते हैं वो सीखते हैं। उसको सीखने के पहले मैं आपको एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट बताना चाहता हूं, जिसका नाम है असिम्पटोट। अब ये क्या चीज़ आ गई नहीं, तो ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, जरूरी मैथमेटिक्स है। आप समझना चाहेंगे तो इसकी ज़रूरत है, समझना नहीं चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मान लीजिए कि हम tan थीटा का ग्राफ बना रहे थे। आपने मैथमेटिकल टूल्स वीडियो देखा होगा, उसमें हमने tan थीटा का ग्राफ बनाया था। तो tan थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा बना था, ये कुछ इस तरह से। आपने, अगर मैं आपसे पूछूं tan 90 डिग्री या tan π/2, तो आप कहते थे नॉट डिफाइंड। हम आसानी से कह तो देते हैं, पर इस ग्राफ को गौर से देखिए, क्या हो रहा है इस ग्राफ में। इस ग्राफ में जो हो रहा है
वो हमारे साथ मिरर में भी होने वाला है। और केवल कनकेव मिरर में नहीं, आप ये मत सोचिए कि हम केवल कनकेव मिरर का पढ़ रहे हैं। कनकेव मिरर में जो आप पढ़िएगा एग्जैक्टली डिट्टो वही केसेस कन्वेक्स मिरर में आएंगे, और एग्जैक्टली वही केसेस कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में आएंगे। मतलब 4 टॉपिक हम एक साथ पढ़ रहे हैं, तो क्या हम इन्हें समझने की कोशिश ना करें? बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, एक बार समझ में आना चाहिए। तो ये जो 90 डिग्री का केस है ना, ये बहुत अजीब है। आप ढंग से देखिए, आप 0 से चले, tan का ग्राफ बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। पहले उतना तेजी से नहीं बढ़ा, पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन बाद में बड़ी तेजी से बढ़ने लगा, बड़ी तेजी से बढ़ने लगा 45 डिग्री π/4 पे आके वो वैल्यू 1 हुआ। π/4 पे आके 45 डिग्री पे आके वो वैल्यू कितना हो जाता है? लगभग 1 हो जाता है। और उसके बाद तो और बड़ी तेजी से बढ़ा, उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ा tan का वैल्यू। tan का वैल्यू देखिए क्या है, पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर बाद में बड़ी तेजी से। अब आप सोचिए कि 0 से आप बढ़ रहे थे, आप आ रहे हैं 45 पे आए, वैल्यू आपने देखा 1 है। फिर आप बढ़ रहे हैं, फिर आप देखें कि वैल्यू भी बढ़ रहा है। अब आप सोचिए, आप 90 के 10 डिग्री पहले हैं, 80 डिग्री पे हैं, तो बहुत बड़ा वैल्यू आपका हो चुका होगा, पता नहीं कितना है कि नहीं। सोचिए आप और आगे बढ़ते हैं, बड़ी तेजी से ग्राफ बढ़ता है, ये देखिए बढ़ने का तरीका, पता भी नहीं है कि कहाँ छुएगा। फिर और आगे बढ़ते हैं तो और बड़ी तेजी से बढ़ता है। सोचिए जिस समय आप 89.9 पे होते हैं, 89.9 डिग्री पे होते हैं, उस समय तो आप इन्फिनिटी पे होते हैं ना। और 90 पे जैसे ही आप पहुंचते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 90 पे जैसे ही आप पहुंचते हैं, 89.9 पे आप इन्फिनिटी पे हैं, लेकिन 90 पे जैसे ही आप पहुंचते हैं, आप नॉट डिफाइंड हो जाते हैं। और आप ढंग से देखिए, 89.9 में आप प्लस इन्फिनिटी पे हैं, और 90.1 में आप माइनस इन्फिनिटी पे हैं। क्या गजब का चेंज आया है। 89.9 में जस्ट पहले में आप एकदम इधर हैं, पॉजिटिव में हैं, बहुत ऊपर हैं, आप आकाश लोक में हैं। लेकिन जैसे ही आप 90 को क्रॉस करते हैं, 90.00001 करते हैं, आप सीधा पाताल लोक में चले जाते हैं। नॉट डिफाइंड आप तब भी रहते हैं, इन्फिनिटी आप तब भी रहते हैं, लेकिन माइनस में। इतना बड़ा परिवर्तन, क्या ये सब कभी होता है? क्या ऐसा कभी होता है? तो ये जो कहानी होती है, ये होती है अजीमटोट की। अजीमटोट के अबाउट हमेशा ऐसा ही होता है। और ऐसा लाइन के अबाउट जिसके अबाउट नॉट डिफाइंड हमने इसलिए नहीं कह दिया कि बस उसे हम निकाल नहीं सकते। नॉट डिफाइंड इसलिए भी कहा कि इतना बड़ा अंतर आता है, इतना ड्रास्टिक चेंज आता है कि हम उसे समझ भी नहीं सकते। ये बात दिमाग में रखें, ये आज ही काम आने वाली है। कल की कहानी में, कल के कनकेव मिरर की कहानी में हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम नज़दीक ला रहे थे, इमेज धीरे धीरे दूर जा रहा था, और फिर जब ऑब्जेक्ट को एकदम नज़दीक ले आए थे तो इमेज इधर बनने लग गया था। ये हमने देखा था। आज भी हम ये कहानी करेंगे। तो आज का पहला जो सवाल है, जो हमें सिखाएगा बहुत सारा चीज़, वो ये है कि मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बनाया नहीं था। अब अभी ये कनकेव मिरर है, तो मान लीजिए मैंने एक मोबाइल फ़ोन ऐसे रखा है, एक मोबाइल फ़ोन इस तरह से रख दिया। ये एनसीईआरटी का सवाल है, आपने बनाया होगा इस टाइप से, है ना। तो ये मोबाइल फ़ोन ऐसे मैंने रखा है, इसका इमेज कैसा बनेगा? कैसा इमेज बनेगा? थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज करके या तो आप बनाएं या सोचें कि एक मोबाइल फ़ोन मैंने रख दिया, ठीक है, बियॉन्ड सी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखने वाला यहाँ बैठा हुआ है। तो बियॉन्ड सी एक मोबाइल फ़ोन रख दिया गया है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वो सब आपको निकालना है। तो एक बार इसे ट्राई करें, फिर हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका कैसा इमेज बनेगा। सोचिए, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये तो दो सब तरफ से बराबर है एक्चुअली, पर हम क्या सारे लाइंस का बनाएंगे? नहीं, हम कोई इनिशियल और फाइनल का बना लेंगे, हम कोई सारे लाइंस का नहीं बनाने वाले। तो इसका पहले बनाते हैं। तो ये क्योंकि ज़्यादा दूर है, ये फोकस से ज़्यादा नज़दीक में इमेज बनेगा, और ज़्यादा नज़दीक में बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। जब हम इसका इमेज बनाएंगे तो ये थोड़ा और, लेकिन ये थोड़ा और बड़ा बनेगा।
तो ये मोबाइल फ़ोन का जो इमेज होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब मोबाइल हमने रखा था रेक्टेंगुलर, मोबाइल हमने रखा था रेक्टेंगल के शेप में, पर जो इमेज बनेगा वो रेक्टेंगल के शेप में नहीं बन के वो एक ट्रेपीजियम के शेप में बनेगा। मोबाइल हमने रेक्टेंगल के शेप में रखा है, वहाँ हम जानते हैं क्योंकि हमने ही रखा है, लेकिन जो हमें इमेज मिलेगा वो हमें रेक्टेंगल के शेप में नहीं मिलेगा, वो हमें ट्रेपीजियम के शेप में मिलेगा। ये हमारा खासियत होगा। हमने कहा अच्छा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा मोबाइल लाएंगे। दोबारा मोबाइल ला के इस बार हम रखेंगे कहीं यहाँ। ये मोबाइल इस बार मिटा दीजिए, ये मोबाइल आप फेंक दीजिए, किसी को दे दीजिए, किसी गरीब को, वो गरीब मैं भी हो सकता हूँ। यहाँ पे ठीक है, इस मोबाइल फ़ोन को अब रख दिया गया। अब क्या होगा मोबाइल फ़ोन के साथ, क्या होगा? ठीक है, ऐसे पिछले सवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे। पिछले सवाल में ये बनाया जा सकता था कि मोबाइल फ़ोन रख दिया गया है एक बियॉन्ड सी, उसका इमेज बना है बिटवीन एफ एंड सी, तो उनके एरियाज़ का रेशियो क्या होगा? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शंस होंगे। तो जाहिर सी बात है इधर जो मोबाइल बनेगा उससे तो छोटा छोटा ही साइज़ का बनेगा जो भी बनेगा। ठीक है, ऊपर से ट्रेपीजियम भी हो रहा है, वो तो पूरा रेक्टेंगल भी नहीं बन रहा, ट्रेपीजियम बन भी रहा है तो और छोटा साइज़ का बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका एरिया कम होगा, इसका एरिया ज़्यादा होगा। तो एरिया का रेशियो हम लिख सकते हैं उस तरह से, है ना। हम बक्सा रख दें तो उसका भी वॉल्यूम कर सकते हैं, तो ये सब सवाल बनाए जा सकते हैं। इस बार हमने मोबाइल फ़ोन ऐसा रख दिया कि आधा सी के उस तरफ और आधा सी के इस तरफ। बोलिए कैसा इमेज बनेगा? और मैं चाहता हूं कि आप साथ में बनाएं, मतलब ये दिखाएं कि ऐसे होगा वैसे होगा, किधर, मतलब ये ऐसे एकदम सामने सामने ट्रेपीजियम की कैसा, कि इस साइड की उस साइड, ये सारी डिटेल्स सोच के आप इसका इमेज बनाएं। और ये काफ़ी इमेजिनेटिव होने वाला है, तो आप इसे समय दे करके करें। वीडियो को आप रोक रोक के देखें। आप अगर थोड़ा ज़्यादा देर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा समय लेकर के बनाएं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसका सोचिए कैसा इमेज बनेगा। तो इसका जो इमेज बनेगा, ध्यान से समझिएगा, हम सीधे सीधे पहुँच जाएंगे। काम की बातों में मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, और जितनी भी बातें मैं आपके सोचने के लिए छोड़ूंगा वो किसी एक दिन उसका पूरा मिला करके रिप्लाई कर दिया जाएगा। क्योंकि ऑप्टिक्स अपने आप में इमेजिनेटिव चैप्टर है, मिस्टीरियस चैप्टर है, तो इसमें अगर हम ना सोचें तो हम बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे, इसलिए इसमें सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इसका इमेज अगर हम बनाएं तो सोचिए इसका जो इमेज है क्या यहीं से बनना शुरू होगा, ये इधर से एकदम बीचों बीच ऐसे। हम इतना तो जानते हैं कि ट्रेपीजियम बनेगा, पर वो ट्रेपीजियम कैसा बनेगा ये अगर हमें सोचना है तो सोचिए कहाँ से बना है। तो देखिए ये जो साइड है ये सी से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, सी से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूर है, तो इधर तो स्पीड कम ही होता था ना। तो ये पॉइंट अगर मैं इसे ए बोल दूं, इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल दूं, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल दूं तो ए के उस तरफ होगा, मतलब मैं ऐसे देखूं आपके हिसाब से तो लेफ्ट होगा, राइट होगा कि ए पे शुरू होगा। इसका इमेज जो बनेगा वो ए के उस साइड होगा, इस साइड होगा, मतलब राइट कि लेफ्ट कि बिल्कुल ए पे। कैसे होगा वो, ये आपको सोच के थोड़ा बताना है। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा कोशिश कीजिए कि इसमें कुछ इमेजिन करने का आपको मौका मिले, कैसे आप करने वाले हैं, कैसे होने वाला है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा देर सोचिए, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। वो डायग्राम मिट गया गलती से, तो उसे दोबारा बना लेते हैं। आइए, तो ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए मिरर है, ये हमारा मान लीजिए एफ है, ये हमारा मान लीजिए सी है, और हमने ऐसा रखा है ऑब्जेक्ट को कि एकदम आधा दूरी इधर और आधा दूरी इधर। इसका इमेज बनाने के लिए कहा गया। उम्मीद है आपके और मेरे आंसर्स मैच करेंगे, आपने सही से सोचा होगा। तो इसका हमने पूछा था आपसे कि ए में, ए के इस तरफ की उस तरफ, तो इधर आने पे इमेज का जो स्पीड है वो हर हाल में, जब ऑब्जेक्ट उधर है तो ऑब्जेक्ट और इमेज के स्पीड को अगर कंपेयर करें तो सी के उस तरफ हमेशा ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा है और इमेज का स्पीड कम है। मतलब ऑब्जेक्ट जो दूरी तय करेगा, इमेज उससे कम ही दूरी हमेशा तय करेगा। सी के उस तरफ, सी के इस तरफ की बात ही अलग होगी। तो जाहिर सी बात है कि इतने दूर का अगर हम बनाएं तो ये कुछ यहीं से यहीं पहुंचा होगा इमेज, और इमेज ऐसे कुछ जाना शुरू हो गया होगा। इतना ही बड़ा लेंथ लगभग लीजिए, तो ये कुछ इस तरह से बढ़ना शुरू हुआ होगा। ये फर्स्ट हाफ का इमेज बनाया हमने, फर्स्ट हाफ का इमेज बनाया इतनी दूर का,
ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बना होगा, सी पे ये दोनों बराबर हुए होंगे, सी के पहले तो छोटा ही रहा होगा, छोटा छोटा रह के हल्का हल्का बड़ा होगा, और उसके बाद जब इधर आ गया तो भाई साहब इमेज को पता चल चुका है अब कि तेजी से चलना रहता है, ऑब्जेक्ट पहुंच गया है सी पे, और ऑब्जेक्ट अब जितना भी तेजी से चलेगा इमेज उसका ज्यादा स्पीड से चलेगा, तो जाहिर सी बात है इमेज एकदम तेजी से भाग के ये कुछ ऐसा बना देगा, और ये बनेगा इमेज, ये होगा इमेज फॉर्मेशन। इस तरह से इमेज का निर्माण होगा। तो आप इस पे सोचिए, सोचने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप जब अब अगर दिक्कत आए तो दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप समय देके इमेजिन करें, नहीं तो तुरंत कमेंट में बताएं, कल सुबह तक आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग केस लेते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है, और वो हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को जो हमने नया नया सीखा है उसको क्लियर करने वाला है। तो चलिए एक अलग क्वेश्चन करते हैं, इस बार भी आपको थोड़ा समझदारी से इसे बनाना है। हमने जो मोबाइल फोन रखा था इस बार हम ऐसे रख दे रहे हैं, अब बताइए क्या होगा, अब कैसे इमेज बनेगा, अब सोचिए। तो देखिए इसको मैं, आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं, पर चलिए इसे जानते हैं कैसे ये होने वाला है। एफ पे ऑब्जेक्ट जब होता है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनता है, और ये बिटवीन एफ एंड सी है, तो जाहिर सी बात है इसका इमेज भी उधर कहीं बन रहा होगा। तो मान लीजिए इसका जो इमेज है सिर्फ इस लाइन का, वो यहां से बनना शुरू हुआ है बड़ा सा, तो ये जो इमेज होगा ना ये धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, और इस हाफ का जो इमेज बनेगा, इस हाफ का जो इमेज बनेगा, समझिएगा ध्यान से, इस हाफ का जो इमेज बनेगा वो जा करके इन्फिनिटी में मिल जाएगा। मैंने अभी पूरे मोबाइल का इमेज नहीं बनाया है, आधे मोबाइल का बनाया है। तो ये जो आधे मोबाइल का इमेज बना है, ये जो इस हाफ का बात कर रहे हैं, हम अगर ऐसे लिख दें और 1 2 कर दें, तो पहले हाफ की अगर हम बात करें तो उसका इमेज यहां से बनना शुरू हुआ है और जाके इन्फिनिटी में मिल गया है। और अगर हम दूसरे हाफ की बात करें, सोचिए कहां गया अब इमेज, इमेज कहां जाएगा। तो देखिए अगर हम पोल तक ले आते तो पोल पे इमेज बनता, पोल से दूर रखेंगे तो थोड़ा दूर बन के बड़ा इमेज बनेगा, क्योंकि इमेज अगर बड़ा बनना है तो दूर बनना होगा। V/U होता है मैग्निफिकेशन, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था। V/U होता है, इमेज को अगर बड़ा बनना है तो इमेज को दूर भी बनना होगा, इमेज को अगर छोटा बनना है तो इमेज को नजदीक भी बनना होगा। और हम जानते हैं कि इसके बाद वर्चुअल बड़ा इमेज बनने वाला है, तो इधर बनेगा। तो सोचिए एफ के उस तरफ इधर इन्फिनिटी में इमेज बना, हमने माना, और एफ के जस्ट इस तरफ आ जाएंगे तो इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इमेज शिफ्ट हो जाएगा इधर प्लस इन्फिनिटी पे। और वैसे बनते 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 कुछ इस तरह से इमेज बन के आएगा, कुछ इस तरह से इमेज बन के आएगा, और ये वर्चुअल इमेज बन रहा होगा इस तरफ। मतलब जो असिम्पटोट की कहानी हमने पढ़ी, tan थीटा का ग्राफ बना के हमने, जिसे हम फिजिक्स में tan थीटा ले आए और जिसे हमने कंपेयर किया, वो कहानी देखिए यहाँ आ गई है। फोकस पे है, पता नहीं इमेज बन रहा है कहाँ, फोकस के जस्ट पहले है। देखिए फोकस कैसा पॉइंट है, ठीक है, फोकस किस तरह का पॉइंट है आप समझिएगा। फोकस के जस्ट पहले है हमारा इमेज इधर कहीं अनंत पे, इन्फिनिटी पे बन रहा है। फोकस के जस्ट इधर आ गए, अब इमेज हमारा इधर कहीं इन्फिनिटी पे बन रहा है। और ये सोचिए एरिया का रेशियो क्या होगा, इन्फिनिटी। हमारे मोबाइल का एरिया कुछ नहीं है इस एरिया के मुकाबले, इतना बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इस तरह भी इमेज बन रहा है बहुत बड़ा, बहुत दूर तक, और इस तरह बहुत दूर से बनते हुए आकर के हमें दिखाई दे रहा है। ये इमेज फॉर्मेशन का केस है जब हम मोबाइल को यहाँ रखते हैं। हम अगले दिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केसेस देखेंगे। अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, जब हम पोल तक पहुँच ही गए हैं, तो मिरर के अंदर भी चले जाएंगे और देखेंगे वहाँ क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।